चलिए मित्र, आप लोगों को नमस्कार, आदाब। देखिएगा, आज हम 10वां के एनसीईआरटी बुक्स से आप लोगों को हम साइंस में हमारा पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हैं, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये कहें तो ये एसएसटी का चैप्टर है, लेकिन आपके साइंस में दिया गया है, तो वहां से हम इसको आपको बहुत अच्छे तरह से आज पढ़ाने वाले हैं। हमारा पर्यावरण, इसको बहुत अच्छे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर को सुनेंगे, उसके बाद एकदम डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। डायरेक्ट दिमाग में जाने के बाद देखिएगा, आप नोट्स बनाइए और आप इसको बढ़िया से स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा होगा, ताकि हम भी थोड़ा मेहनत करते हैं तो उसका फल आना चाहिए। तो आप ही लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा अपने दोस्त लोग को भी सेंड उंड कर दीजिएगा लिंक वगैरह। और मज़े से मैं हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग सभी चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से विनती होगा, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम वीडियो डालें आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आए और आप इसको बढ़िया से पढ़ सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखिएगा, चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण में पहले पर्यावरण का अर्थ समझते हैं। पर्यावरण पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक परि और आवरण से। परि और आवरण से मिलकर बना है। परि मतलब होता है आसपास, अपने आसपास जहां हम रहते हैं आसपास। और आवरण मतलब होता है घेरा, मतलब चारों तरफ जो हमारे आसपास में जीव है, जैव है, अजैव है, जो भी है वो आवरण होता है, मतलब घेरा। ठीक है, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि जोड़ आवरण। ठीक है, तो हम उसी को अगर डिफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वो आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, आवरण क्षेत्र, आसपास का घेरा, चारों ओर से घेरे हुए हैं जहां हम रहते हैं। हमारे चारों ओर का वह वातावरण, हमारे चारों ओर का वह वातावरण या परिवेश जिसमें रहते हैं, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, चलते हैं पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र। पारितंत्र किसको कहते हैं? एक क्षेत्र जहां एक क्षेत्र के सभी जैविक एवं अजैविक घटक, जैविक मतलब जिसमें जीव है, और अजैविक जिसमें जीव नहीं है, जीव और अजीव सब मिल करके एक पारितंत्र का निर्माण करता है, एक फैमिली का निर्माण करता है। ठीक है, उसी को हम पारितंत्र बोलेंगे। एक क्षेत्र के सभी जैविक एवं अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैविक घटक हमारे आसपास क्या रहते हैं? गाय, भैंस, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जैविक हमारे पारितंत्र का जैविक घटक हो गया। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अजैविक घटक, सूर्य का प्रकाश, ये अजैविक है, इसमें जीव नहीं है। ठीक है, ये हवा हो गया, मृदा हो गया, तापमान हो गया, ये सभी मिल करके एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र, एक होता है मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। चलिए लिखाते हैं पारितंत्र के दो प्रकार। अब देखिए, पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र दो प्रकार के होते ही हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र किसको कहेंगे? पारितंत्र जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसी को प्राकृतिक पारितंत्र बोलेंगे।
मतलब प्रकृति द्वारा भगवान का जो भी बनाए हुए पारितंत्र है उसको प्राकृतिक पारितंत्र बोलेंगे। एकदम आसान शब्दों में डिफिनेशन, एकदम यहाँ पे एक बार सुन लीजिए, याद रह जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में बहुत सारे एग्जाम्पल है, महासागर है, पर्वत है, झील है, ठीक है, पेड़ है, पौधे है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है, चलिए अब देखिए मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र देख लीजिए। ठीक है, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किया है, पारितंत्र क्या किया, मानव ने अपने पारितंत्र निर्माण किया है। ठीक है, उसी को मानव, उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहेंगे। जैसे भवन ये मानव ने बनाए, कुआं, खेत, जलाशय, ये सब क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा जैविक घटक भी देख लीजिए। ठीक है, आगे बता भी दे दिए, बता भी दिए, लेकिन आप इसको नोट्स बनाएंगे इसलिए लिख लीजिए। ठीक है, प्रकृति में वे घटक जिसमें जीवन होते हैं उसको जैविक घटक कहते हैं। प्रकृति में जो भी घटक है ना, जिसमें जीवन होते हैं, जीवन, जीवन जैविक शब्द उसके लिए है। ठीक है, जीवन, ठीक है, जिसमें जीव हो, जैविक जीव, ठीक है, उसको जैविक घटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैविक घटक। प्रकृति में वे घटक जिनमें जीवन होता है, क्या होता है, जीवन होता है, उसको जैविक घटक कहते हैं। ठीक है, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अजैविक, बस उसका उल्टा। देखिए इसका एग्जांपल थोड़ा देख लीजिएगा जैविक घटक का। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव भी जैविक में आते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी भोजन करते हैं। सूक्ष्म जीव जिसको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी या अन्य यंत्र के द्वारा हम देख पाते हैं। ठीक है, तो वो भी जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, अब क्या है अजैविक घटक। प्रकृति में वो घटक जिनमें जीवन नहीं होता है, जिनमें क्या नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, किंतु जीवन के आधार, जीवन को आधार प्रदान करती है। प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन तो नहीं होता है, लेकिन जीवन को, हम लोगों को जीने के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, जीने के लिए क्या प्रदान करता है, आधार। जैसे मिट्टी, उसमें जीवन तो नहीं है, लेकिन हमारे जीने के लिए वो एक आधार प्रदान कर रहा है। मिट्टी नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे हम लोग, बताइए। तो वो तो हमारे जीने का सहारा दे रहा, आधार मतलब सहारा, हमारे सहारा सहारा कर रहे हैं। तापमान, हवा, ये सब अजैविक घटक है, लेकिन हम लोगों को वो क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिएगा आहार के आधार पर जैविक घटक के प्रकार। आहार मतलब भोजन, भोजन के आधार पर जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है। ठीक है, नंबर 1 उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए तीनों बारी बारी से समझते हैं कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। देखिएगा उत्पादक किसको कहेंगे, सभी हरे पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। मतलब जितने भी हरे पौधे हैं, पेड़ हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने स्वयं भोजन बना लेते हैं, ठीक है, उसी को हम उत्पादक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, उसमें तो एग्जांपल हो ही गया सभी हरे पौधे, वो तो एग्जांपल के साथ ही डिफिनेशन था। ठीक है, अब देखिएगा उपभोक्ता किसको कहेंगे, उपभोक्ता ऐसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भी, हम पेड़ पौधे में जो पौधे जो उत्पादित भोजन करते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे गेहूं का रोटी खाते हैं तो वो पौधा से ही प्राप्त हुआ है। चावल खाते हैं, चावल कहाँ से आया, पौधा से। सब्जी खाते हैं तो हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे ये बकरी हो गया, हिरन हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सारी चीजें उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, उपभोक्ता के श्रेणी में। ठीक है,
अब देखिए उपभोक्ता, उपभोक्ता जो है ना मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उपभोक्ता का जो है ना भोजन करने का तरीके जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कोई शुद्ध शाकाहारी होते हैं उपभोक्ता में, कुछ शुद्ध मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीव पर वो निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा एक एक करके इसको समझिए। शाकाहारी, शाकाहारी किसको कहेंगे? पौधे वो पत्ते खाने वाले, जो शाक सब्जी खाते खाके रह जाता है, पौधे वो पत्ते खाते हैं, उसको हम शाकाहारी बोलेंगे, जैसे हिरन, बकरी और बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है। मांसाहारी किसको बोलेंगे? मांस खाने वाले को, मांस खाने वाले को क्या बोलेंगे? मांसाहारी, एकदम शुद्ध मांस खाता है, मांस के अलावा ये कुछ खाता ही नहीं, जैसे बाघ, शेर, भेड़िया, ये सब मांस के अलावा कुछ और खाएगा ही नहीं, ठीक है, उसको बोलेंगे मांसाहारी। अब देखिएगा सर्वाहारी किसको कहते हैं? सर्वाहारी पौधे यानी कि शाक वो मांस दोनों खाते हैं, दोनों खाते हैं, उसी को हम बोलेंगे सर्वाहारी। क्या बोलेंगे? सर्व, सर्व मतलब सब कुछ, ठीक है। तो दोनों खाते हैं, ये मनुष्य भी सर्वाहारी में ही आते हैं, मांस भी खाते हैं और शाक भी खाते हैं, मतलब पौधे भी खाते हैं, तो उसको बोलेंगे सर्वाहारी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर्वाहारी का, कौवा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, चाहे तो आप बिल्ली भी लगा सकते हैं, बिल्ली भी सर्वाहारी में आते हैं। वो मांस भी खाती है, चूहा हुआ खा लेती है, फिर वो चावल उवल हमारे साथ भी खा लेते हैं, रोटी वोटी, दूध भी पी लेते हैं, तो वो बिल्ली भी सर्वाहारी हो जाएगा, कुत्ता भी सर्वाहारी हो जाएगा, ठीक है। तो और एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो आप अपने मन से कुछ लिखिए, ठीक है, दिमाग फैलेगा, ठीक है। अब देखिएगा परजीवी, परजीवी क्या है? ये दूसरे जीव के शरीर में रहता है और वहीं से भी भोजन लेता है, दूसरे शरीर, देखो कितना बड़ा ये होशियार जीव है परजीवी, है ना। ये होशियार क्या बोलेंगे, एक कुदरत का देन है, बहुत टाइप का जीव धरती पे है, सबका भोजन करने का तरीका ये वो रहन सहन अलग अलग है। तो परजीवी किसको बोलेंगे? तो दूसरे के जीव, दूसरे जीव के शरीर में रहेगा भी और वहीं से भोजन लेगा, ठीक है। जैसे जू, जू मतलब आपके माथे में जो आपको देहाती भाषा में उसको क्या बोल सकते हैं? ढीला, 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 ठीक है। अमरबेल, ये सब क्या है? परजीवी है। अमरबेल भी, अमरबेल दिखिएगा किसको कहते हैं? अमरबेल दिखिएगा पेड़ पर ज्यादा अक्सर बबूल बैर पे पीला पीला धागा 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 टाइप का रहता है अमरबेल, ठीक है। वो क्या है कि वो पेड़ पे रहता है और उसी पर पेड़ पे रहेगा, और उस जो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ भोजन बनाते हैं उसी का भोजन ये भी खाएगा और उसी में फैलेगा भी, ठीक है, अमरबेल। और जू भी ऐसे करते हैं, मतलब ढीला, आपके माथे में रह भी रहा है, वहां घर भी है उसका, और आपके माथे से भोजन भी वो प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तीसरा समझ लीजिए आप घटक को, तीसरा समझ लीजिए आप घटक को, ठीक है। फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, उसको आप घटक कहते हैं। अब घटक मतलब किसी भी पदार्थ जो भी है जटिल पदार्थ, उसको सड़ा, मतलब सड़ गल जाता है तो उसमें फफूंदी और जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और उसको धीरे धीरे साफ कर देता है, खत्म कर देता है, उसी को आप घटक बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों को कोई मना कि एक बछड़ा मर गया, बछड़ा मर गया तो हम उसको उठा करके कहीं फेंक देते थे, उसमें बहुत सारे जीवाणु पैदा होते हैं सड़ने गलने के बाद, उसी से उत्पन्न हुआ, उसी को खा के वही खत्म कर देता है, अब घटित कर देता है, विघटित कर देता है, उसी को हम बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं? अपघटक, ठीक है। चलिए अब घटक समझ में आ गया। अब देखते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, आहार भोजन का श्रृंखला कैसे एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, एक श्रृंखला होता है, सीरीज होता है, ठीक है। चलिए आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन करते हैं, उसी को आहार श्रृंखला बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला। जैसे कि देखिएगा घास, एरो दिया हुआ हिरन, उसके बाद शेर है। घास जो है ना, ये जो उत्पादक है ना, घास
घास पे, यानी कि घास पे हिरन डिपेंड है, और हिरन को कौन खा जा रहा है? शेर खा जा रहा है। घास को हिरन और हिरन को शेर, ये सीरीज चलते रहता है। ठीक है, ये सीरीज है, एक श्रृंखला पैदा होता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, उसी को हम बोलते हैं आहार श्रृंखला। रटना कुछ नहीं है, समझिए, नोट कर लेना है बस, एकदम समझ में आएगा, मेरा ये वादा है। ठीक है, अब देखिए कोशी स्तर किसको कहते हैं? कोशी स्तर एक आहार श्रृंखला में को सभी जैविक घटक के ऊर्जा के स्थानांतरण होता है, उसी को कोशी स्तर कहते हैं। जैसे एक आहार श्रृंखला है जिसमें सभी जैविक घटक के ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे ये जैविक घटक है, ये आहार श्रृंखला है, इसमें घास खाया, ऊर्जा मिला इसको, हिरन को, फिर इसको खा लिया शेर, और इसका ऊर्जा किसको मिला? शेर को। तो इसी को बोलेंगे कोशी स्तर। ठीक है, नोट देख लीजिएगा, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। एक आहार श्रृंखला जो होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। जैसे ये देखिए, ये घास, हिरन, शेर, घास को हिरन खा रहा है, हिरन को शेर खा रहा है। ठीक है, ये जो ऊर्जा जा रहा है एक ही दिशा में जाएगा, न कि इधर से भी ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि शेर का भोजन तो हिरन कर नहीं पाएगा, और हिरन का भोजन घास नहीं कर पाएगा, तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा? इसलिए ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है आहार श्रृंखला में। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। ठीक है, देखिएगा ऊर्जा का 10% नियम क्या है? एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान कोशी स्तर में जैविक क्रियाओं में क्या हो जाता है? उपयोग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? उपयोग हो जाता है। उसी को कहते हैं ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम। ठीक है, जैसे घास को हिरन खाया, तो इसमें जो ऊर्जा हुआ 10%, इसमें जो ऊर्जा उत्पादित भोजन से इसमें हिरन को फायदा हुआ, मोटाया उटाया, उसके सेहत में अच्छाई हुआ, उसका जो है ना, जब उसके बाद ये खाएगा तो 90% ऊर्जा इसी में खपत हो गया, इससे जो वो आया था ऊर्जा 10% इसमें जाएगा। ठीक है, तो वही है, एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% जो ऊर्जा होता है वर्तमान कोशीय स्तर, मतलब इसी में जैविक क्रियाओं, मतलब जैविक क्रियाओं जो उसका होता है, रहन सहन, ये वो शरीर का फैलाव, उसमें जो होता है वो उपयोग हो जाता है। ठीक है, 90% ऊर्जा, इसी को बोलते हैं 10% ऊर्जा का नियम। देखिए आहार जाल किसको कहते हैं? अभी तुरंत आहार श्रृंखला पढ़े, अब आहार जाल किसको कहते हैं? जाल तो आप समझते ही हैं, बहुत सारे घरों का समूह या सीरीज का समूह, उसको जाल कहते हैं। ठीक है, आहार जाल देखिए किसको कहते हैं? आहार श्रृंखलाएं आपस में प्रकृति रूप से जुड़ी रहती है। आपस में प्रकृति मतलब एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु पर डिपेंड रहता है भोजन के रूप में। आहार तो भोजन हुआ, तो वह एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे ही आहार जाल कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। देखिएगा फिगर इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, फिगर यहाँ बनाना आहार जाल का असंभव था, तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, क्या कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर सहायता करेंगे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं मांग रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए यहाँ से, तो हमें एक दिन होगा कि डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो डिजिटल बोर्ड रहता तो डायरेक्ट आप वहाँ पे लगा रहता है स्क्रीन पे, उसमें समझा देते, लेकिन मेरे पास किताब है तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। देखिएगा कि यहाँ कैसे आहार जाल का निर्माण होता है। यहाँ देखिएगा विभिन्न प्रकार के जीव, ये देखिए घास है, ये कीड़ा मकोड़ा घास को खाया, फिर कीड़ा मकोड़ा को मछली खाया, मछली को फिर बगुला खाया, बगुला फिर यहाँ पे टाइगर खा लिया, मतलब बाघ खा लिया।
तो इसी तरह से देखिएगा जीव एक दूसरे पर डिपेंड होकर, यहाँ एरो का ध्यान दीजिएगा, डिपेंड होकर के क्या होता है, वो यहाँ पर आकर के एक जाल के तरह से बना हुआ आपको नजर हो, इसी को आहार जाल बोलते हैं। यह लिखा है अनेक आहार श्रृंखलाओं से बना आहार जाल। ठीक है, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए पर्यावरण की समस्या। देखिए पर्यावरण का तो समस्या हो रहा है, बहुत दिक्कत है, इसीलिए पर्यावरण की समस्या होने के कारण ही मौसम अब 100 साल पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, बारिश के समय में कम वर्षा होना, धूप के समय में बहुत धूप करना, टेम्परेचर बढ़ा देना, और सारी गतिविधियों उथल पुथल हो चुका है पर्यावरण की समस्या के कारण। ठीक है, तो ये कैसे उत्पन्न हो जा रहा है, पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, सही बात है। ठीक है, और और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हमारी एक्टिविटी से ना पर्यावरण प्रभावित होती है। इससे हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होने के कारण मेन कारण है प्रदूषण हम कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, वनों की कटाई, तो पर्यावरण का प्रदूषण, पर्यावरण की समस्याएं तो लाजमी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। चलिए ओजोन परत, अब देख लेते हैं टॉपिक ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, ओजोन परत हमारे एक रक्षात्मक परत है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से ये परत बचाते हैं। ठीक है, अगर सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाए, ओजोन परत नष्ट हो जाएगा, तो हम लोग तुरंत जल उठेंगे। सूर्य में इतना टेम्परेचर है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य चंद्रमा पे चला गया, मंगल पे चला गया और अन्य ग्रहों पे चला गया, लेकिन सूर्य पे नहीं जा सका, और ये लगता है संभव भी नहीं हो पाएगा सूर्य पर जाना, क्योंकि उससे जाने से पहले कुछ दूरी पे, जैसे ओजोन परत से पार जाएंगे उधर और दूर, तो उसके संपर्क में आने से जल उठेंगे। ठीक है, तो ओजोन परत एक रक्षात्मक आवरण है, जो सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट लाइट होता है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से वो परत रोकती है, उसी को ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परावैंगनिक विकिरण से ये जो ओजोन परत रोकते हैं परावैंगनिक विकिरण को, अगर वो कुछ भी अंश पृथ्वी पर आते हैं तो उससे संबंधी हानियां होते हैं। क्या क्या होते हैं, बीमारी बहुत सारे, त्वचा कैंसर भी हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है धूप में। इसी जो भी ज्यादा काम करते हैं, टेम्परेचर बहुत वाले दिनों में बहुत काम करते हैं धूप में, या फिर आप हमेशा धूप में जाते हैं तो सन ग्लासेस का प्रयोग कीजिए, नहीं तो मोतियाबिंद का शिकार होते हैं। ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र को भी प्रतिरक्षा तंत्र की भी ह्रास होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब आपका इम्यून सिस्टम का भी ह्रास होते हैं। ठीक है, तो ये सब बीमारियां होते हैं परावैंगनिक विकिरण से। ठीक है, देखिएगा नोट, ओजोन परत कहाँ पे पाए जाते हैं, समताप मंडल में। कहाँ में, समताप मंडल में पाए जाते हैं। हमारे वायुमंडल के विभिन्न परत जो होते हैं उसमें से एक समताप मंडल है, उसी मंडल में ये ओजोन परत पाए जाते हैं। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है वो देख लीजिए। ओजोन का निर्माण निम्न रासायनिक क्रिया का परिणाम है, देख लीजिएगा। ऑक्सीजन का 2 अणु ठीक है, परावैंगनिक विकिरण मतलब यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट है ना, के उपस्थिति में ये टूट करके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो O2 है, इसके एक ऑक्सीजन मिल करके इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल से मिल करके
इसको O2 से O3 बन जाता है। यही होता है ओजोन का रासायनिक सूत्र। ओजोन का रासायनिक सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछ दे ओजोन का रासायनिक सूत्र, तो आप बोलेंगे O3। ठीक है, ऐसे होता है ओजोन का निर्माण। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। पढ़ते हैं कचरा प्रबंधन। कचरा किसको कहते हैं? देखिएगा, एक होता है कचरा खाने वाला। ठीक है, जो दाल का बनता है, दाल को पहले पानी में भिगो करके उसके बाद मिक्सी में डाल करके उसको चूर कर दिया जाता है, फिर उसको तेल में फ्राई करके लहसुन प्याज अदरक आदि मिला करके डाल करके बनाते हैं, कचरा वो होता है। लेकिन कचरा यहाँ पढ़ेंगे कूड़ा करकट, जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ हमेशा अपने रोज घरों में अपने सामानों को यूज करके कचरा को उत्पादित कर रहे हैं, उसी कचरा के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रबंधन। ठीक है, इसको कैसे करना है, वो क्या बोलते हैं, इसका प्रबंध करना है, अच्छे जगह पे डाल देना ताकि हमारे जीवन शैली में इसके हानियां का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कचरा, ठीक है, हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कचरा बहुत सारे उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है, जो कि पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक को सरकार ने बैन करके भी रखा है। ठीक है, ये प्लास्टिक ऐसा कचरा है जो कि ये अपघटित कभी नहीं होता है, इसीलिए इसको बैन भी कर रहा है कई राज्यों में। ठीक है, चलिए, तो आज के समय में अपशिष्ट निपटान, अपशिष्ट मतलब हम लोग जो कचरा उत्पादित करते हैं, जैसे दुकान से लाए दलमट का पैकेट, दलमट खाली उसमें प्लास्टिक है, कुछ भी ला रहा है उसमें प्लास्टिक पैकिंग है, तो हम बहुत सारी कचरा फल सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी कचरा होता है। ठीक है, वही है, आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है और हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाती है। हमारे जीवन शैली से कचरा इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, कचरे में दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक सड़ गल करके मिट्टी का रूप धारण कर लेता है और एक सड़ गल के यानी अपघटित नहीं होता है, उसी को लिखे हैं। ठीक है, कचरे में दो तरह का पदार्थ होता है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण सरल घटकों में अपघटित हो जाते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव सड़ गल करके वो मिट्टी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे फल सब्जियों के छिलके, जूट, कागज, ये सब इत्यादि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो सड़ गल के मिट्टी बन जाता है, उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलेंगे। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? देखिएगा, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण अपघटित नहीं होते हैं, मतलब ये अपघटित होता ही नहीं, सड़ गल के मिट्टी में मिलता ही नहीं है, उसी को बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे प्लास्टिक ले लो, विभिन्न प्रकार के धातु ले लो, पॉलिथीन ले लो, संश्लेषित रेशे ले लो। संश्लेषित रेशे मतलब हम लोग जो संश्लेषित करके विभिन्न प्रकार के पॉलिस्टर वगैरह का कपड़े उपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपघटित नहीं होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, ये हमारे कचरा का ही पदार्थ होते हैं जो कि जो अपघटित हो जाता है, कुछ अपघटित नहीं होता है। चलिए, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए इसमें कचरा प्रबंधन की विधियां, कचरा को प्रबंधन की विधियां है कि कचरा को कैसे इसका निपटान उपटान करके हम इससे निजात पाए। ठीक है, जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, हम हमारे जीवन शैली प्रभावित ना हो। तो देखिएगा विभिन्न तरीके हैं, देखिएगा कचरे को प्रबंधन करने का, निपटान करने का। ठीक है, तो क्या तरीका है? जैव मात्रा संयंत्र, पहला नंबर देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जिसको कचरा कहते हैं, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा यानी कि खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस संयंत्र द्वारा, एक संयंत्र है, मशीन है जो कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उसमें डालता है
और खाद में डाल देते हैं, और खाद जो हो गया जैव निम्नीकरणीय पदार्थ डाल करके खाद बना देते हैं, खाद हम लोग खेतों में यूज करते हैं। ये कचरा एक तरह का प्रबंधित हो गया, निपटान हो गया। बहुत अच्छा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ संयंत्र जो है ना, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का निपटान बहुत अच्छे से हो जाता है, ये ज्यादा हम लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं करता है। एक होता है दूसरा नंबर सीवेज उपचार तंत्र। सीवेज उपचार तंत्र क्या होता है? नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए बड़े बड़े शहरों में एकदम बहुत सारे गंदे पानी नाली में बहते हैं, तो वहां पे सीवेज तंत्र लगाया गया है कि जो पानी गंदे गिर रहे हैं नदी में, तो वो सीवेज तंत्र लगा दिया, वो पानी को पहले शुद्ध कर देता है, कचरा संशोधित कर देता है, तब जाकर के नदी में गिरता है। ये अभी सभी शहरों में या गाँव में तो नहीं, शहरों में भी अभी ये उपलब्ध नहीं हो पाया है। अगर ये उपलब्ध कर देंगे तो नदियों का पानी प्रदूषित होने से बच जाएंगे। सीवेज उपचार तंत्र, ठीक है। अब देखिएगा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जैविक कचरा जितने भी होता है, कंपोस्ट गड्ढा में, कंपोस्ट रखने वाले गड्ढे होते हैं, उसमें भर करके ढक दो, है ना, तो वो खाद बन जाता है 3 महीने के अंदर। नोट, 3 महीने के अंदर में कचरा जो है ना खाद में बदल जाते हैं, और हम लोग अपने खेतों में उपजाऊ बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए कंपोस्ट। अब देखिए कूड़ा भराव क्या होता है? कूड़ा भराव शहरों में होता है। बहुत बहुत सारे कूड़ा हो जाने पर शहर में, तो वो क्या करता है, नगर पालिका क्या करते हैं, उसको ट्रक उरक पर लाद करके कहीं जा करके मिट्टी उट्टी में ढक देते हैं। कचरा को मिट्टी के निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये कूड़ा भरा होता है। अब देखिए पुनः चक्रण। 5वां नंबर देखिए पुनः चक्रण। पुनः चक्रण भी आप कर सकते हैं, और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि कचरा पुनः इस्तेमाल करके हम नए पदार्थों में बदल बदल करके यूज कर सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का चीजें एक बार यूज किए, वो कट उठ गया, तो फिर उसका पुनः चक्रण करके हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप वही फेंक देते हो किसी गड्ढे उड्ढे में, तो वो सड़ता गलता अब अब घटित नहीं हो पाता है, और वो हमारे खेतों में जाते हैं और अनुपजाऊ कर देते हैं। तो पुनः चक्रण से भी हम कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ये लास्ट चैप्टर था। ठीक है, हमारा पर्यावरण साइंस का। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको कैसे कितना समझ में आया मेरा, हम 100% आपको एकदम दिमाग में घुसाने का कोशिश किया। बाकी आपको कितना परसेंट समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों से हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर लेकर के, एकदम से बुलंदी के साथ। ठीक है।